हाय नमस्कार। वेलकम टू द पर्सनल फाइनेंस मास्टरी कोर्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप यहां पे किस तरह से एक्सेल सीट की हेल्प से अपना कैश बुक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके कैश डेली ट्रांजैक्शन है उसे आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी बैंक ट्रांजैक्शन है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे आपके पास टोटल कितना कैश अवेलेबल है, बैंक में कितना बैलेंस है, वो आपका जो एक्सेल सीट है वही आपको बता देगा। इवन जो क्रेडिट कार्ड को भी अगर आप सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में जो भी ट्रांजैक्शन है उसे आप सही तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। और इससे आपको इस बात में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आप कभी भी उसे चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। आपने किसी को दिया होगा वो चेक कर सकते हैं, किसी से लिया होगा वो चेक कर सकते हैं, अमाउंट चेक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं अगर आप एनालाइज करते हैं इसको बाद में कि आप कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि आप यहाँ पे फिजूल खर्ची को रोक सकें, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकें और खर्चों पे कंट्रोल करके सेविंग्स को बढ़ा के आप यहाँ पे अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसे ईजी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप एक्सेल सीट को यूज करके ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कोर्स में जो डाउनलोड का जो सेक्शन है, डाउनलोड का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको एक एक्सेल सीट देखने को मिलेगा और उस एक्सेल सीट में आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करके एक फाइल होगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इस फाइल को अगर आप ऑफलाइन यूज़ करते हैं तो ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं और अगर आप गूगल सीट के थ्रू यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर है। और उससे भी बेटर है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक सिस्टम है जहाँ पे office.com पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो office.com पे आपको लॉगिन करने के लिए आउटलुक का मेल आईडी चाहिए। तो आप आउटलुक की मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं वैसे ही आप आउटलुक की मेल आईडी क्रिएट करने के बाद से वहाँ पे लॉगिन करके आप वहाँ पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आप सिंपली इंटरनेट पे गूगल क्रोम में या फिर इंटरनेट ब्राउज़र में लॉगिन करके आप वहाँ पे अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपके घर पे पीसी है या लैपटॉप है वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रहने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप यहाँ पे इसे ऑनलाइन ही यूज़ करें। भले ही आपने ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया हुआ है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं गूगल सीट पे भी और ऑफिस 360 अकाउंट पे भी। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपसे पर्सनली डायरेक्टली कॉल करके बात कर लूँगा और आपकी हेल्प करके बता दूंगा कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। फिलहाल हम यहाँ पे इस एक्सेल सीट को यहाँ मैंने ओपन कर लिया हुआ है आपके सामने और यहाँ पे इस एक्सेल सीट का नाम है मनी मैनेजमेंट। बट आप इसे मंथली बना सकते हैं, यानी कि हर मंथ के लिए आप एक एक्सेल सीट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पूरे साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 फाइल रहेंगी, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। और साल के अंत में आप चाहें तो उसे पूरे 12 महीने के ट्रांजेक्शन को आप किसी एक फाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और पूरे एक साल का जो ट्रांजैक्शन है, पूरे एक साल की जो इनकम है, पूरे एक साल का जो खर्च है वो सारा चीज़ आप एक जगह पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना होगा साल के अंत में। तो आप मंथली बनाइए, ये भी मेरी एडवाइस रहेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई। पहली चीज़ तो ये कि आप इसे ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही रखें इस फाइल को और ऑनलाइन के बाद से आप इसे मंथली बनाएं। जी हाँ, जैसे अगर अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल 2022, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं और उसे कर सकते हैं कि माई पर्सनल फाइनेंस ये नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पे जो 2022 है वो एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और यहाँ पे उसके अंदर भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट का जो फ़ोल्डर है वो अलग बना सकते हैं। यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट करके एक फ़ोल्डर बना लीजिए, मनी मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो है ना वो 2022 चल रहा है तो 2022 को हम यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं और इसके अंदर हमारी जो फाइल है ऑलरेडी है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए माई पर्सनल फाइनेंस, उसके अंदर मनी मैनेजमेंट और बाद में यहाँ पे करंट मंथ जो भी चल रहा है वो रख सकते हैं। और अगले महीने क्या करना है आपको, जब मई आएगा तो इसी को आपको कॉपी और पेस्ट कर लेना है और जो बीच का जो डेटा है वो डिलीट कर देना है और उसको शुरुआत कर लेनी है। जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो लेना है। वो आपको बता दूंगा आगे कैसे करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ का बना लिया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे समरी की सीट खुली है। इसके बाद है डेली कैश, बैंक 1, बैंक 2, क्रेडिट कार्ड 1, ट्रेडिंग अकाउंट 1। तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर आपके पास जो भी कैश है उस कैश का ट्रांजैक्शन आपको इस सीट में रखना है, डेली कैश वॉलेट।
तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि आपको 1 तारीख से मेंटेन करना है, तो 1 तारीख को आपको सिंपली 1/4/2022 अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है ठीक, नहीं तो अगर आपके पास जो कैश पड़ी हुई है सबसे पहले वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। मान लीजिए कि आपके पास 1 तारीख को आपकी जेब में जो कैश था वो था 600 रुपये, 600 रुपये कैश थे आपके पास। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ गया यहाँ पे 600 रुपये, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं सामने। तो क्लोजिंग बैलेंस अभी फ़िलहाल कितना हो गया, 600 हो गया हमारा इस महीने का, आज के डेट तक का, 1 तारीख तक का। और इसको अगर आप समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे समरी में यहाँ पे दिखा रहा है कि 600 रुपये मेरे पास कैश है। आप चाहें तो इसे कलर कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको पसंद आता है। मैं यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक रखता हूँ और यहाँ पे जो कलर है ये हम थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं। ये हमारा कैश है तो कैश को हम थोड़ा ग्रीन रखते हैं, ठीक है, और इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद अगर आगे की ट्रांजैक्शन की बात करें कैश में, तो कैश में हमारे पास और क्या ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे जैसे डे वाइज जो भी हमारे पास इनकम रिसीव्ड होगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, जिस डेट को रिसीव हो रहा है, जो डिटेल्स के साथ में लिखेंगे कि वो चीज़ कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, क्या मकसद से आ रहा है। और वो सैलरी से है तो सैलरी लिखेंगे, जॉब से अगर बिज़नेस से आ रहे हैं तो बिज़नेस से लिखेंगे, या फिर किसी से हम उधार ले रहे हैं तो उधार लिखेंगे, या फिर अगर हम ATM विड्रॉल कर रहे हैं तो ATM विड्रॉल लिखेंगे, या फिर किसी दूसरे बैंक से ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, जैसे भी पैसे आ रहे हैं जिस चीज़ के लिए भी आ रहे हैं तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे। और कितने अमाउंट का आ रहा है वो अमाउंट लिखना है, बस ये 3 चीज़ करनी है हमें रिसिप्ट साइड में। और इसी तरह से जो पेमेंट्स रहेगा हमारा, वो पेमेंट साइड में 3 चीज़ें, किस डेट को पेमेंट हो रहा है, किस चीज़ के लिए पेमेंट हो रहा है, और कितना अमाउंट पेमेंट हो रहा है। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पूरे मंथ में जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली जो समरी है वो देखने को मिलता रहेगा कि क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मान लीजिए कि आपके पास 600 रुपये कैश था और आपकी सैलरी यहाँ पे 30 तारीख को हो चुकी थी। अब आप यहाँ पे विड्रॉल करते हैं अपने बैंक से, तो बैंक से आपने कितना विड्रॉल किया, मान लीजिए कि आपने 2000 रुपये विड्रॉल किए, आपको 2000 रुपये विड्रॉल किए। तो जैसे आपने 2000 यहाँ पे विड्रॉल लिखा, और विड्रॉल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से आपने बैंक से लिखा है। आपके पास बैंक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, SBI हो सकता है, ICICI हो सकता है, कोटक हो सकता है, HDFC, जो भी है आपका बैंक का नाम, वो बैंक का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप बैंक का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे SBI बैंक लिख सकते हैं, SBI बैंक, और अकाउंट नंबर भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। और SBI बैंक से आपने यहाँ पे कैश में विड्रॉल किया तो यहाँ पे लिख लीजिए SBI बैंक से आपने 2000 रुपये विड्रॉल कर लिया। और अगर आपने ATM से किया तो ATM लिख सकते हैं, ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि आपने पूरे महीने में कितनी बार ATM विड्रॉल किया, तो आपको समझ में आए। कुछ कभी कभी चार्जेस भी हमें पड़ते हैं ATM के, तो भी हमें समझ में आएगा कि हम अगर कितनी बार विड्रॉल कर चुके हैं। महीने में 5 की लिमिट रहती है लगभग, तो 5 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो हमें चार्जेस पे करने होते हैं, तो भी हमें समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने 2000 जब विड्रॉल किया, हमारे पास इनकम में आ गया, और पहले से 600 रुपये थे हमारे पास ओपनिंग, तो हमारे पास कितने हो गए क्लोजिंग, 2600 रुपये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2600 रुपये क्लोजिंग बैलेंस हो चुका है। और यही चीज़ आपको समरी में देखने को मिलेगा कि समरी में भी ऑटोमेटिकली हमने वहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये जो है वो हमने लिंक किया हुआ है वहाँ पे। और लिंक कैसे किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे हमने इक्वल टू किया है, और डेली कैश में जाने के बाद से यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट कर दिया है और इंटर दबा दिया। इंटर दबा दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए वो 2600 रुपये आ गए, ठीक है। सेम ऐसे ही बैंक का भी करना है, सेम ऐसे ही चाहे दूसरा बैंक हो उसका भी करना है, सेम ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का भी करना है। और थोड़ा सा चेंजेस के साथ में अगर आपके पास ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये जो कैश है और जो बैंक है इसके ट्रांजैक्शन लगभग सेम है। यहाँ पे अंतर ये है कि आपको यहाँ पे बैंक का नाम रखना है, और कैश मतलब कैश ही, कैश एक ही रहेगा आपके पास, लेकिन बैंक कई सारे अलग अलग हो सकते हैं और बैंकों के ट्रांजैक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आपको अलग अलग नाम से बनाना होगा। बट समरी के अंदर आपको फंड सोर्सेज कैश के अंदर आपके एक साथ टोटल दिख जाएंगे कि टोटल कितना बैंक में बैलेंस है और टोटल कैश में कितना है, क्रेडिट कार्ड का क्या हालचाल है वो भी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें भी क्या बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सबका जो अगर फाइनल टोटल आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप फाइनल टोटल या फिर ग्रैंड टोटल लिख सकते हैं, और वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे कलर दे दिया इसको, और अगर टोटल मारना है, ग्रैंड टोटल करना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और ये चारों चीज़ को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, फिर प्लस दबाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस दबाया,
फिर वापस इसको सेलेक्ट किया, तो ये 3 चीज़ों का जो टोटल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टार्टेड, यानी कब ये स्टार्ट किया था हमने लिखना, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि हमने कब शुरुआत की थी। और लास्ट अपडेटेड क्या है, तो लास्ट अपडेटेड जो भी डेट है आपका, वो डेट आप लिख सकते हैं ताकि आपको रिमाइंड रहे कि आपको अपडेट आपने लास्ट टाइम कब किया था और कब करना चाहिए आपको। तो वैसे तो डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस चीज़ को ज़रूर अपडेट कर लें। बिकॉज अगर अपने फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते उसे संभालने के लिए, तो भूल जाइए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने वाले हैं। क्योंकि जब आप अगर छोटे अमाउंट को संभाल नहीं पाएंगे, छोटे अमाउंट का रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे, तो जब आपके पास बड़ा पैसा होगा तो उसे आप कैसे संभालेंगे, ये चीज़ सोचने वाली है। तो इसलिए चाहे वो पैसे की बात, चाहे वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, कितने भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी हैबिट। तो हैबिट इंपॉर्टेंट है, तो हैबिट बनाइए और डेली ट्रांजैक्शन जरूर मेंटेन करिए। डेली चाहे वो सुबह हो, शाम हो, जो भी आपको टाइम ठीक लगता हो, एक टाइम आप फिक्स रखिए। और अगर उस टाइम पे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपको याद आता है, जैसे ही आपको मौका मिलता है, तो तुरंत बैठ जाइए और प्रायोरिटी में उस काम को निपटाइए और फिर आगे के लिए सोचिए। कोई भी दूसरा काम बाद में, पहले आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने कैश में 1-2 ट्रांजेक्शन देखा हमने कि हमने क्या किया था। हमारे पास 600 रुपये बैलेंस थे और हमने ATM विड्रॉल किया। अब इसके बाद से हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ खरीदी अपने घर के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेजिटेबल्स। और ये हमने कब खरीदा, 1 तारीख को हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 तारीख को खरीदा। तो 2/4/2022। और यहाँ पे हमने कितने खरीदी, मान लीजिए कि हमने 200 रुपये की सब्ज़ी खरीद ली। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो कम हो गया, 2400 रुपये हो गए। मेरा जो एक्सपेंडिचर बता रहा है कि एक महीने में मेरा जो है 200 रुपये खर्च हो चुका है। मेरे पास आया है 2000, जो कि ATM विड्रॉल से आया, और 600 रुपये बैलेंस पड़े हुए थे, उसमें से 200 खर्च हो गए, तो 2400 बच गए। और यहाँ पे भी समरी में ऑटोमेटिक 2400 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आगे अगर मान लीजिए कि आपने किसी से लिए हुए थे उधार, मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन से पैसे उधार लिए हुए थे, मान लीजिए आपने रोहन से 500 रुपये उधार लिए थे, तो रोहन को आपने लिखेंगे हैंड लोन रिटर्न। आपने 2-4 दिन के लिए उधार लिया था, हैंड लोन लिया था 500 रुपये, उसको आपने दे दिया, तो आपने ये चुकता कर दिया। तो आपको ये डेट लिखना है 2 तारीख को, आपने ये कर दिया। तो अब आपके पास जो बैलेंस है ऑटोमेटिक 1900 बचेगा। और आपने रिकॉर्ड कर लिया कि आपने रोहन को जो पैसे दिए थे आपने उसको पे कर दिए, रोहन से जो हमने पैसे लिए थे वो पे कर दिए। अब समरी में आप देख सकते हैं कि 1900 बचे हुए हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप मेंटेन करेंगे, जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आप यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपका जो बैलेंस है ऑटोमेटिक मेंटेन होता जाएगा। एकदम सिंपल रखना है, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जानबूझ के बहुत सिंपल रखा गया है। मैं चाहूँ तो इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करके, बट वो चीज़ आप कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिंपल चीज़ें बेस्ट होती हैं। और दिखावा नहीं करना है आपको, शो ऑफ नहीं करना है, ये मैनेजमेंट करना है, बहुत ही ईजी है। इससे ईजी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने एक्सेल एक बार भी चलाया होगा तो आप इसे समझ सकते हैं, और अगर नहीं भी चलाया होगा तब भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेल सीट आपको बस खोलना है और यहाँ पे आपको जो फाइल है ऑटोमेटिकली मिली हुई है, तो ये फाइल को आपको सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद से कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फाइल एज इट इज़ मिलेगी। और यहाँ पे आपको तुरंत क्या करना है कि जो भी आपके पास बैलेंस है अभी आज के डेट में जो बैलेंस है वो आपको लिख लेना है। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास क्या है, और उस ओपनिंग बैलेंस के बाद मान लीजिए 500 रुपये बैलेंस है, 500 आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद से अब कुछ अगर आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लिखना है। तो आप ATM विड्रॉल करेंगे, या फिर आपने मान लीजिए किसी से उधार लिया, या फिर किसी को उधार दिया था आपने, मान लीजिए आपने मुकेश को उधार दिया था, तो उससे आपको 1000 रुपये दिया था, 1000 रुपये उससे वापस आ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुकेश हैंड लोन रिटर्न रिसीव्ड, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ये डेट को आपको पैसे वो मिल गए 1000। तो अब आपके पास कैश कितना हो गया, 2000 आपने ATM विड्रॉल किया, 1000 आपको मुकेश से मिल गए, और ये तारीख आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको ये 3 तारीख को मिला, तो आप 3-4 लिख सकते हैं। जिस दिन को भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन को लिखना है, आपको कोई यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी डेट को लिखना है। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन छूट जाता है तो आप बीच में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे अपने हिसाब से रखिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को अगर किसी ऐप्स के माध्यम से करते हैं तो ऐप्स के माध्यम से दिखने में आपको कभी अच्छा लगेगा, बट वो फैंसी होगा, बट डेटा डिलीट होने का चांसेस या फिर उसे अपडेट करने के चांसेस, आप कुछ दिन के लिए अगर भूल गए तो ओपनिंग बैलेंस मिलाने का चांसेस, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं।
और अगर आप एक्सेल सीट मेंटेन करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक्सेल सीट पे भी काम करना पड़ता है आपके ऑफिस में, या फिर ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं प्लानिंग के लिए और कैश मेंटेन करने के लिए, और ये चीज़ें करने के लिए सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये हो गई बात कैश की कि आपने यहाँ पे कैश इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अब इसी तरह से जो भी आपके आगे ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको लिखते जाना है। मान लीजिए कि आपने अपने घर में कोई बच्चा था, ट्यूशन फीस था, ट्यूशन फीस दिया आपने, तो ट्यूशन फीस लिख दिया आपने, ट्यूशन फीस, और बच्चे का नाम लिख दिया आपने। मान लीजिए कि आपका जो बच्चे का नाम है वो है शिवांश, तो आपने शिवांश लिख दिया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे उसकी फ़ीस के लिए 1000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। और आपने ये 4 तारीख को किया, तो 4/4/2022 में आपने ये लिख दिया कि आपने ऐसा 1000 रुपये उसको पे किया फीस। और फीस अब चाहे तो ट्यूशन का और टीचर का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस कि XYZ टीचर, उनका नाम भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें। अब आपके पास 1800 बैलेंस बच गया, तो यही चीज़ आपको 1800 यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, ये बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट होगा समरी में। समरी में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। आपको लिखना है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई भी, चाहे वो कैश हो गया, यहाँ पे आपको मंथ में एक बार, जब जिस दिन शुरू हो रहा है मंथ, उसी दिन आपको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ये भी बार बार आपको चेंज नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तो ऐसी ही है। और बस आपको यहाँ पे ये किस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है, वो सोचने के बाद से आपको सिंपली, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस वाले में लिखना है, और अगर वो ये इनकम है तो इनकम वाले कॉलम में लिख के आपको ये मेंटेन करके छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको यहाँ पे बैलेंस मिलने लगेगा। इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास SBI का बैंक है, उसे आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर डेट को पकड़ लीजिए, आपको स्टेटमेंट वहाँ से मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आप 1 तारीख से ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए कि 1/4 से आप मेंटेन करना चाहते हैं, 1/4/2022 से मेंटेन करना चाहते हैं। तो 1/4/2022 को आपके बैंक अकाउंट में कुछ तो बैलेंस होगा, उस बैलेंस को आपको लिख लेना है। लास्ट क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को जो भी आपका बैलेंस हुआ, बैलेंस आया होगा, और उस बैलेंस में अगर इंटरेस्ट कुछ मिला होगा, तो वो सब मिला के फाइनल 1 तारीख को सुबह सुबह क्या बैलेंस था वो आपको लिखना है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बैलेंस था 5500 रुपये, आपके अकाउंट में बैलेंस आ गया, बैलेंस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5500 जैसे ही हमने, अब यहाँ पे कोटक लिखा हुआ है, आप इसे चेंज करके SBI लिख सकते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से। आप चाहें तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी आपका होगा, अगर आप लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने बैंक का नाम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप दूसरा बैंक भी मेंटेन कर सकते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने SBI को यहाँ पे मेंटेन करना शुरू किया और यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे कैश निकाला था, तो ये कैश आपने SBI से ही निकाला था, तो SBI में क्या हुआ, ये चीज़ इनकम तो हुई नहीं है SBI के अंदर, ये चीज़ क्या हुई, SBI के अंदर डेबिट हुई। तो जो डेबिट होगा वो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है, ठीक है। जो खाते में क्रेडिट होगा वो आपको इनकम में लिखना है, और जो डेबिट होगा आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो जो आपने ATM विड्रॉल किया वो डेबिट हुआ, तो आपको लिखना है कैश विड्रॉल ATM। तो देखिए यहाँ पे किस तारीख को आपने विड्रॉल किया था, आपने किया था 1/4 को, तो आप 1/4 यहाँ पे लिख देंगे। आपके पासबुक में, आपके बैंक स्टेटमेंट में ये देखने को मिलेगा कि आपने 2000 रुपया विड्रॉल किए थे। तो अब बैंक में कितना बच गया, 3500 बच गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली समरी में आप जाएंगे तो आपको देखिए कि यहाँ 3500 दिख रहा है। अब आप बैंक का नाम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने डाल दिया कि आपका SBI बैंक है। आप चाहें तो यहाँ पे डिटेल्स लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इसे कलर देना चाहें तो कलर कोड कर सकते हैं। SBI का कलर कुछ ऐसा रहता है या कुछ ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, और इसको वाइट में कर लीजिए, ठीक है। और इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ढंग का कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्ट नहीं किया हुआ है इसको, आप इसे पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 चीज़ बैलेंस दिख रहा है कि कैश में हमारे पास 1800 है, बैंक में है 3500। अभी हमारे पास टोटल जो बैलेंस देखना होगा तो हम जान सकते हैं हमारे पास 5300 रुपये है, जिसमें से 1800 कैश, 3500 SBI में, ऐसा बैलेंस हमारे पास है। और टोटल देखेंगे तो ये भी हमारा ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि आगे हमने कुछ अभी मेंटेन किया नहीं है। अगर मेंटेन किए होते तो सबका टोटल यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो ये हो गया SBI का। अब इसी तरह से आगे हमने, अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी क्रेडिट हो रही है, ठीक है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, मान लीजिए कि 5 तारीख को, 5/4/2022 को हमारी सैलरी क्रेडिट हो रही है यहाँ पे
तो लिखेंगे सैलरी क्रेडिट और जो भी आपकी कंपनी का नाम है XYZ वो आप लिख सकते हैं चाहे तो, और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी थी यहाँ पे 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये लिख सकते हैं। मान लीजिए 20,000 है तो 20,000 लिख सकते हैं, जो भी है आपकी यहाँ पे लिख लीजिए। 20,000 आपने सैलरी लिख ली। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस 5,500 आपने डाला था, आपके पास इनकम के रूप में क्या आ गया, 20,000 रुपये टोटल आ गया, और एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ है, 2,000 हुआ है, वो भी कैश में। और अभी फाइनल बैलेंस कितना बचा है आपके पास, 23,500। तो इस तरह से आप अब समरी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 23,500 SBI में है, 1,800 कैश में है, तो इस तरह से 25,300 बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फ़ोनपे किया, किसी को रेंट दिया, आपने अपने किराया दिया, ठीक है, रेंट किया, फ़ोनपे किया, तो आपने लिख लिया कि मुझे यहाँ पे 4,000 रुपये मैंने रेंट दे दिया। तो रेंट को आपने लिख लिया कि 6 तारीख को आपने ये रेंट दिया, तो 6/4/2022 पे लिख लीजिए SBI के अंदर, SBI से दिया आपने, ठीक है, ये भी डेबिट ही हुआ। तो जो भी डेबिट होगा वो आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो जैसे आपने 4,000 लिखा रेंट को, तो आपका बैलेंस जो है अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,500 बैलेंस बचा। अब फाइनल टोटल आपके पास 21,300 रुपये बचे हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पे कुछ भी खर्च किया, अगर आपने मान लीजिए फ़ोनपे पे चाय पिया 20 रुपये का और नाश्ता किया कुछ, तो भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी एंड बिस्किट, जो भी आपने खाया तो वो आप लिख सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगता हो आपके हिसाब से वो आप लिख सकते हैं। एग्जैक्ट क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये आपने ऐसे लिख लिया। और इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर वो फ़ोनपे हो रहा है तो फ़ोनपे भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपने फ़ोनपे किया था या फिर डायरेक्टली कहाँ से, भीम से किया था, गूगल पे किया था, जो भी किया था, तो आपकी सहूलियत के लिए आपको याद रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने पेट्रोल भराया, तो पेट्रोल भराने में एक ट्रिक है। पेट्रोल जब भी आप भरे तो आप पेट्रोल भराए, यहाँ पे मान लीजिए आपने कार्ड से भराया, तो कार्ड से आपने 300 रुपये पेट्रोल भराया, ठीक है, तो कार्ड का जो पेट्रोल का जो मीटर रहेगा वो आप ज़रूर यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे लास्ट के जो 3 डिजिट रहते हैं, मान लीजिए कि आपका जो कांटा है वो 555 पे है या 550 पे है, तो आप 550 लिख दीजिए कि आपने ये 6 तारीख को पेट्रोल भरा, 6 तारीख को पेट्रोल भरने के बाद आप 550 रुपये 50 जो है मीटर था, यहाँ पे मीटर लिख लीजिए, और उस दिन आपने 300 रुपये का पेट्रोल भरा। तो अगली बार क्या होगा कि आपको इतना पता होगा कि 300 रुपये में मेरा कितना किलोमीटर चलने वाला है, तो जैसे ही आपका जो 550 का जो कांटा है वो उसके आसपास आएगा, तो आप पेट्रोल उससे पहले ही भर लेंगे। तो आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि मैंने कितने पेट्रोल भरा था, कितना चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको एग्जैक्ट जो है वो आंकड़ा आपके दिमाग में पता रहेगा कि मैंने जब पेट्रोल भरा और जब जो काटा था वो 550 था, 300 रुपये का भरा मैंने, तो मेरा जो गाड़ी है वो मान लो कि 100 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, तो 100 किलोमीटर के मतलब 650 के आसपास पहुंच रहा है, तो आपको पता चल गया कि मुझे पेट्रोल भरना है दोबारा। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हो तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि दूध वाले को दिया, तो दूध वाले को आपने मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपये उसका बिल था, तो आपने मिल्क बिल लिख लिया, और जो भी पार्टी का नाम है, पार्टी नेम लिख लिया आपने, ये पार्टी का नाम था, मतलब दूध वाले का नाम, और आपने मान लीजिए कि ये 7 तारीख को दिया, तो 7/4/2022। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कौन से मंथ का बिल दिया आपने। तो आपने अगर अप्रैल में दिया तो आपने मार्च का ही बिल दिया होगा, मार्च बिल अप टू भी लिख सकते हैं कि कौन से डेट तक, तो 31/3/22 तक आपने पे कर दिया। इस तरह से आपको लिख लेना है। जितना ज़्यादा डिटेल्स आप लिखेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे आलस मत करिए, आप इसको डिटेल्स में ही लिखिए, और मतलब डिटेल्स में उतना भी नहीं कि ये पूरा बहुत लंबा हो जाए, आपको शॉर्ट भी यूज़ करना है और डिटेल्स भी लिखना है कि समझ में आ जाए एटलीस्ट आपको, ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसी तरह से आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपको लिखते जाना है, आपका जो बैलेंस ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने किसी को पहले कुछ उधार दिए थे और वहाँ से आपको 2,000 रुपये आ गए, तो मान लीजिए आपने मोहन को यहाँ पे 2,000 रुपये दिए थे, वो पैसे आपके आ गए, लेकिन वो आए आपके 6 तारीख को आए, तो 6 तारीख को आप लिख सकते हैं कि 6 तारीख को 2,000 रुपये वो आ गए। तो इस तरह से आपका बैलेंस अब वापस अपडेट हो गया, और 20,180 यहाँ पे दिख रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। तो एक झटके में, एक समरी के रूप में आप देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैश मेरे पास क्या है, कितना है, और यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन हो रहा है आपका अकाउंट। इसी तरह से आपका जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसे अभी आप मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ICICI बैंक अकाउंट है, तो आप यहाँ पे भी ICICI लिख सकते हैं, ICICI बैंक अकाउंट, ठीक है।
या फिर बैंक लिख लिया बस, ICICI बैंक, ठीक है। और यहाँ पे भी ICICI हो गया, बराबर। अब इसका भी आप एक तारीख से मेंटेन करना चाहते होंगे तो 1 तारीख से लिख लिए, 1/4/2022 से मेंटेन करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1180 रुपये बैलेंस थे, तो आप 1180 लिख सकते हैं, वही बैलेंस आपका मेंटेन हो जाएगा। और 1180 के बाद से कुछ पैसे आए, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि SBI में आपका कोई, ICICI में आपका कोई मान लीजिए कि EMI था, EMI आपने कोई फ़ोन लिया, उसका EMI था, आपने वो ICICI बैंक से कराया है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 2000 रुपये का EMI था। तो अभी पहले ये नहीं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको आपका जो मेन फंड था, यहाँ पे तो 1180 थे, तो आपके SBI में से जो बैलेंस है वो आपने ट्रांसफ़र किया, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ICICI में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ICICI बैंक ट्रांसफ़र, किसके लिए, आपको EMI के लिए, फॉर EMI था ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका EMI लगने वाला था 10 तारीख को, तो आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया, कितना, 2000 लगने वाला था, तो 2000 आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आपने ये 7-8 तारीख को कर दिया, क्योंकि आपको 10 तारीख को हफ्ता लगने वाला है, EMI लगने वाला है, इस हिसाब से। अब यही चीज़ वापस एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ICICI बैंक में। तो ICICI बैंक में आपको क्या हुआ, यहाँ पे तो डेबिट हुआ क्योंकि आपने ICICI बैंक में भेजा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट होगा ये, और यहाँ पे डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है कि जो आपने SBI बैंक से 2000 रुपये भेजे हैं वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, तो 2000 रुपये आपने लिख लिया। और कहाँ से आए ये, SBI बैंक से ट्रांसफ़र, ये इंटरनल ट्रांसफ़र है आपके, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। कितने तारीख को, 8 तारीख को, 8 तारीख को भेजा होगा तो 8 तारीख को ये आएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो गया 3180। अब 10 तारीख को आपका EMI जो लगा यहाँ पे ICICI में, तो वो 10/4/2022 को आप लिख सकते हैं EMI मोबाइल फ़ोन, या जो भी आपका EMI है उसका नाम लिख सकते हैं कि आपका 2000 रुपये का EMI था, वो आपने लिख लिया। तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस अपडेट हो गया, 1180 रुपये वापस बच गए, और ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गया। और इसी तरह से अब वापस आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस अब वापस से मेंटेन हो गया। बैंक को हमने नाम दे दिया था ICICI बैंक, तो तीसरा बैंक आपका ये हो गया। इसी तरह से अगर आप चौथा बैंक भी है आपके पास, तो चौथे बैंक के लिए भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप चौथे बैंक को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और सीट कॉपी करना होगा, ठीक है। आप किसी एक को सीट को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे चौथा मतलब बैंक है, आप तीसरा बैंक है आपका एक और, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी में जाइए, यहाँ पे क्रिएट कॉपी, मूव टू एंड में कर दीजिए इसको। यह नाम ICICI बैंक आ रहा है। अब मान लीजिए कि इस बैंक का नाम है आपका HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक का अकाउंट है आपका। तो यहाँ पे आप ला लीजिए इसको HDFC बैंक के पास, और इस समरी में भी लिख दीजिए HDFC बैंक, आपका चौथा बैंक अकाउंट हो गया। इसी तरह से जो इतने भी अकाउंट है आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे भी अभी ये चीज़ कॉपी किया हमने, तो ये सब चीज़ें आ गई, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे, ये दूसरे के ट्रांजैक्शन थे, इसको डिलीट कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, इसको भी डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 बैलेंस हो गया, और यहाँ पे भी ICICI आ रहा है, तो इसको HDFC कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके जितने भी अकाउंट है आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके HDFC में भी 500 रुपये पड़े हुए थे, 5000 पड़े हुए थे, तो 5000 आपने लिख लिया। और इसमें अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वैसे ही सेम ट्रांजैक्शन लिखना है। अगर आप ATM विड्रॉल कर रहे हैं तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख लेंगे, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में लिख लेंगे, और वही चीज़ जितने भी ATM विड्रॉल होंगे वो आपके ऑटोमेटिक कैश में आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही बैंक इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो चीज़ इधर का उधर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास कोई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड को भी आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, जो होगी आपकी अवेलेबल लिमिट। ओपनिंग बैलेंस मतलब अवेलेबल लिमिट, ये लिमिट को आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि पास लिमिट थी 50,000 रुपये की, कार्ड की लिमिट थी आपकी, तो उस कार्ड में से अब कोई इनकम जो है, मतलब जो आप पेमेंट करेंगे, इसमें जो क्रेडिट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो डेबिट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, सिंपल। या आप अपने स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। मंथ के एंड में आपको स्टेटमेंट मिलता है, उस स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो, या नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर है कि आप करें। अगर आप करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन दिखेंगे कि आपके चार्जेज कितना एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, टैक्सेस कितने बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा और आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
पैसों का ट्रांजैक्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम पैसों को ट्रांजैक्शन को लिखेंगे नहीं तो उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करें। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो भी डेबिट हुआ क्रेडिट कार्ड में वो एक देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई भी परचेज़ किया, आपने मान लीजिए कि यूट्यूब का प्रीमियम लिया हुआ था, तो यूट्यूब प्रीमियम का आपका जो है कार्ड से कट गया 169 रुपये कुछ कट 189 रुपये कुछ कटते हैं 189 रुपीज़ वो कट गए। तो आपका जो देखिए अभी क्लोजिंग बैलेंस मतलब फाइनल अवेलेबल जो लिमिट रहेगी कार्ड की आपकी वो ये रहेगी, ठीक है, बैलेंस रहेगी। एक्सपेंडिचर इतना हो गया, इनकम में कुछ आया नहीं आया, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो क्रेडिट जो पेमेंट आप कर रहे हैं क्रेडिट, इनकम नहीं लिखना है यहाँ पे, एक्चुअली ये क्रेडिट कार्ड है तो आप लिख सकते हैं कि पेमेंट मेड या फिर क्रेडिटेड अमाउंट, ये आप लिख सकते हैं। और एक्सपेंडिचर टोटल जो भी डेबिट हो रहे हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका कार्ड भी मेंटेन हो जाएगा। इस तरह से जो भी खर्चे हो रहे हैं आप लिख सकते हैं। और आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट करेंगे तो आप लिख देते हैं कि SBI बैंक से आपने या फिर मान लीजिए HDFC से पेमेंट किया आपने, HDFC से आपने पेमेंट कर दिया रिसीव्ड। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मान लीजिए आपने 189 का था, 189 आपने पेमेंट कर दिया, ये आपने 10 तारीख को कर दिया, 10/4/2022 को कर दिया। और ये पेमेंट कर रहा था मान लीजिए 2 तारीख को, 2/4/2022। और ये जो बैलेंस था वो 1 तारीख को 50,000 लिमिट थी, उसमें से आपने 189 खर्च किया और उसको आपने पे भी किया 10 तारीख को। तो अब ये जो HDFC से पेमेंट किया तो HDFC में भी आपका ट्रांजेक्शन एक हो गया ना, तो ये क्या हुआ, डेबिट हुआ यहाँ पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 तारीख को आपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो किया था, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आपने किया यहाँ से 189 रुपीज़। तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। और अब इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस है आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे HDFC का बैलेंस नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी उसको फॉर्मुलेट नहीं किया है। तो फार्मूला इसमें डालने के लिए यहाँ पे इक्वल टू करना, जैसे हमने शुरुआत में बताया था आपको, और सिंपली HDFC पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोजिंग ये जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है सीधा सीधा, क्योंकि यही हमें चाहिए। तो इंटर दबाना है, इंटर दबाया मैंने तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसका कलर भी दे देते हैं, इसका कलर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो बैलेंस है टोटल यहाँ पे कैश में कितना है 1800, SBI में कितना है 18,180, ICICI में कितना है 1180, HDFC में कितना है 4,811। तो इसलिए टोटल जो बैलेंस हो गया 21,160 रुपये वहाँ पे हो गए। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड में जो भी रहेगा वो आप देख सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, और टोटल जो है बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसको हम थोड़ा सा कलर एक दे देते हैं, कलर मान लीजिए ये दे देते हैं, कलर थोड़ा सा ये पहले दिया हुआ है, दूसरा दे देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड को HDFC बैंक को भी थोड़ा दूसरा कलर दे देते हैं। ये सब कर लीजिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। SBI बैंक को हमने अगर रेड किया हुआ है, रेड नहीं करके इसको हम थोड़ा सा ये कलर कर लेंगे। ICICI बैंक को ये हो गया, HDFC हो गया, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सेट है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो 0 है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप कुछ पैसे जो ऐड करते हैं, अगर आपने यहाँ पे कुछ पैसे ऐड किए इसके अंदर, तो आपने वो डेट डाला कि मान लीजिए कि आपने 5 तारीख को कुछ पैसे, यहाँ पे 11 तारीख को कुछ पैसे आपने ऐड किए, 11/4/2022 को आपने कुछ पैसे ऐड किए। तो कौन से बैंक से ऐड किए आपने, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने SBI से ऐड किए, SBI बैंक मनी एडेड, फंड एडेड का कितना ऐड किया यहाँ पे, मान लीजिए कि आपने 10,000 किया। तो ये 10,000 आपका यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या लिखना पड़ेगा आपको, 11/4/2022 को ट्रेडिंग अकाउंट में आपने मेंटेन किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेंगे। फंड एडेड कितना किया 10,000 रुपये,
तो आपका एक्चुअल बैलेंस अभी 8,180 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अभी अब देखिए अपडेट हो चुका होगा। और ये यहाँ पे गलत फार्मूला आ रहा है, ये इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है इसका अवेलेबल लिमिट, ओके। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट को हमें यहाँ से चाहिए, तो ये भी हम फार्मूला जो है गलत यहाँ पे है, तो इसको सही कर लेंगे। इक्वल टू करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर लेंगे, जगह की दिक्कत है, इसको हो गया एडजस्ट। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करते रहेंगे। जो भी हम काम करते हैं उसको कंट्रोल एस करके सेव करते रहते हैं, ताकि बीच में अगर पीसी बंद होता है या फिर कुछ भी पावर कट होता है तो उससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस कहाँ कहाँ पे कितना पैसा पड़ा हुआ है। कैश में है 1800, SBI में है 8,180, ICICI में हो गया 1180, HDFC में 4,811, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पूरा आपका पड़ा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं आपके पास। अगर क्रेडिट कार्ड को जोड़ दिया जाए तो 71,160 होते हैं, और अगर उसको ना जोड़ा जाए तो आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं आप विदाउट कैश एंड अदर बैलेंस। विदाउट क्रेडिट कार्ड कितना है, तो वो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस ग्रैंड में कर लीजिए और इसमें से माइनस कर दिए क्रेडिट कार्ड के अवेलेबल बैलेंस को, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके पास 21,060 है, वही बैलेंस है, उसी में आपको खुश रहना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। इसे आप रहने दीजिए इमरजेंसी के लिए, या फिर उसे ना यूज़ करें तो बेहतर है। कभी कभी कोई ऑफ़र रहता है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाए तो सबसे ज़्यादा समझदारी की बात है। अदरवाइज़ ये बहुत ही ललचावी चीज़ है, इसके ऊपर अगर आप खर्च करते रहेंगे तो बाद में आप बिल भरते रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर आप थोड़ी सी भी इसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं तो खैर, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ये चीज़ ऐसी है कि शादी के लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। क्रेडिट कार्ड होता है जिसके पास, वो उसके दर्द को जानता है, और जिसके पास नहीं होता है वो चाहता है कि उसके पास किसी तरह से हो जाए, जुगाड़ लगाता रहता है वो। खैर, ये थोड़ा अलग बात हो गई। फ़िलहाल ये वीडियो में यहाँ तक, मतलब आई होप कि सब कुछ आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो है कैश बैलेंस, कैसे बैंक बैलेंस, कैसे क्रेडिट कार्ड, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, ये तो हो गई पूरी चीज़ बैलेंस मेंटेन करने की। ऐसे ही अगर आपके पास और बैंक अकाउंट है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में मान लीजिए कि आपने 10,000 ऐड किया, ठीक है, आपने कुछ ट्रेड किया, तो अब उसमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहाँ पे नेट लॉस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो कॉलम है वो आपको लिखना है। मान लीजिए आपने 11 तारीख को ट्रेड किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया, फाइनल प्रॉफिट आपने मान लीजिए कि कुछ 500 रुपये का आपका फाइनल प्रॉफिट हो गया, तो ये फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल बैलेंस जो है 10,500 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने 12 तारीख को और किया और आपको यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस बुक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 300 रुपये का लॉस हो गया, तो अब आपके पास फाइनल बैलेंस 200। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मंथली PNL है वो बता रहा है कि आपने 200 रुपये ही कमाए हैं इस महीने। तो ज़्यादा कुछ कूदने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मंथली PNL बता रहा है यहाँ पे 200 रुपये। तो ये जो सीट है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, आप कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप इस सीट को डाउनलोड कर लीजिए। शीट को डाउनलोड करने के बाद से आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि पहले आप पर्सनल फाइनेंस का यहाँ पे फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर मनी मैनेजमेंट, उसके अंदर आपका जो ईयर है चल रहा है वो, उसके अंदर कौन सा मंथ है वो, और अगर आपको अगले मंथ का बनाना है तो इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नाम आ गया कॉपी करके, लेकिन इसको आप रीनेम कर देंगे। रीनेम करके आप यहाँ पे लिख देंगे कॉपी 2.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये मैंने अपने इसलिए बनाया हुआ है कि अगर बाद में मैं और चेंजेस करता हूँ, इसमें कुछ और एडिशनल कुछ भी हम ऐड करने की ज़रूरत होती है तो उसको 3.0 कर सकते हैं। यहाँ पे आप मई का बना सकते हैं, मई, ठीक है, इसी चीज़ को। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, मई का यहाँ पे लिख लिया आपने, तो समरी में ये सब चीज़ें जो ट्रांजैक्शन है
ये आपको पूरे जाके डिलीट कर देने हैं। हर महीने में जाके ये जाके आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है पूरा, जो भी आपके खर्चे हैं सब 0 हो जाएंगे। पहले तो इनको डिलीट करना है, बाद में ओपनिंग बैलेंस को डिलीट करना है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से डिलीट, कैश डिलीट हो गया, SBI डिलीट, सब डिलीट हो गए। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या था 500, इसको 0 कर लेना है सबसे पहले, बाद में इसको भी 0 कर लेना है। सब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है 0, HDFC 0। क्रेडिट कार्ड को देखिए आपके हिसाब से, अगर बैलेंस उतना ही है तो उतना, नहीं तो फिर इसको भी 0 कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देख के कर सकते हैं अपने कार्ड के बैलेंस के हिसाब से। यहाँ पे भी 0, ये सब भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ 0 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सब कुछ 0 हो गया। HDFC में कुछ खर्च दिख रहा है देखिए यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे माइनस दिखा रहा था, इसको डिलीट कर दिया हमने, ये बराबर आ गया, सब 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे बैलेंस आपको मेंटेन करना है, अब यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 1/5 को स्टार्ट करेंगे आप, 1/5 लिख दीजिए। जिस दिन अपडेट करेंगे लास्ट, उस दिन यहाँ पे लास्ट अपडेटेड डेट लिख दीजिए। जैसे आपने 10 तारीख अपडेट किया, 10 तारीख लिख लीजिए, 10/5 को आपने अपडेट किया। ये डेट अभी आया नहीं है, आगे आएगा, ठीक है, जो भी, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। अब यहाँ पे और आपको क्या नया सीखना है, तो ये हो गया आपका मई का अकाउंट ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले आपको, तो वही चीज़ कि अप्रैल के लास्ट में जो बैलेंस बचा था कैश का, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कि आपके पास 1150 रुपये आपके पास कैश बैलेंस था, वो आ गया, वो आपने डाल दिया। ICICI बैंक में यहाँ पे कहाँ से 2000 रुपये दिख रहा है, डिलीट करिए भाई इसको, ठीक है। हमने कैश में डाल दिया। अब SBI में चेक करेंगे हमारे पास कितना है। मान लीजिए कि SBI में भी हमारे पास 3500 पड़ा हुआ है, वो हमने डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालना है, ठीक है, 1 तारीख को। यहाँ पे ICICI में कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, मान लीजिए कि 2500 पड़ा हुआ है, वो डाल दिया हमने। HDFC में कितना पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3000 पड़ा हुआ है, 3000 हमने डाल दिया। क्रेडिट कार्ड में कितना पूरा फुल बैलेंस है या फिर कम है, जितना भी है उतना डाल देंगे। 50,000 है तो 50,000 डाल देंगे। ट्रेड अकाउंट में 0 है तो 0 रख दीजिए इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस आपका मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन होंगे, डेबिट क्रेडिट, बैंक के अंदर क्रेडिट यहाँ पे, डेबिट यहाँ पे, क्रेडिट यहाँ पे, डेबिट यहाँ पे, क्रेडिट यहाँ पे, डेबिट यहाँ पे, सेम एज यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऐड करते जाना है। जिस डेट पे होगा उस दिन, जिस दिन लॉस होगा उस दिन लॉस ऐड यहाँ पे इधर ऐड करना है। बाकी अगर फंड विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल यहाँ पे लिखना है कि आपने इस डेट को विड्रॉल किया यहाँ पे फंड, तो वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी कि टोटल जो बैलेंस है वो कितना है। विथ क्रेडिट कार्ड ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, विथ क्रेडिट कार्ड या विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो यही एक्सेल शीट जो है मैं वापस से अभी अपने कोर्स में अपडेट कर देता हूँ। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप सबसे पहले उसको डिलीट कर लीजिए और अपना एक्चुअल जो भी ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करिए। नो डाउट कि अगर आप पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ी बहुत हिचक होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आप, लेकिन उसको रेगुलर करते जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहली बार कोई भी काम करते हैं तो हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को आप बियर करिए, बर्दाश्त करिए और आगे बढ़िए, इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो होप कि इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कॉल की ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो में इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डाउट रहता है तो जैसे मैंने पहले कहा, हम कभी भी बात कर सकते हैं, मैसेज पे आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा, अदरवाइज़ कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।